जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में देखिए जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो सारे आपको करवा दिए गए हैं। चैनल पे जाके आप सारे बहुविकल्पी लगाइए, टेस्ट को लगाइए, 2026 वाला टेस्ट पूरा लगाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाया गया है। अब ये सीरीज़ जो है वो आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है वो वाले क्वेश्चन है, और इन वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगी। जो भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चन को करवाया जा रहा है। तो ध्यान रहे सभी बच्चों को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी को बहुविकल्पी लगाना है। उसके बाद से एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के पढ़ने के बाद से रोज नए क्वेश्चन लगाइए, यानी कि जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उनको लगाने का प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है। देखिए, वर्णनात्मक उत्तर लगभग 80 शब्दों में। जो 80 शब्दों वाला क्वेश्चन है वो आपको कितने नंबर का पूछा जाता है? 4 नंबर का होता है। ये 4 नंबर का आपका होता है। अगर ये लिख देते हैं तो आपको पूरा में पूरा 4 नंबर मिल जाता है। सभी बच्चे ध्यान दें कि 80 शब्दों वाला है और कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसमें नारा लगाया गया था। उस नारे का नाम बताइए कि कौन सा नारा लगाया गया था। सभी बच्चे बताएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइए, फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में, और 2024 में भी इसको पूछा गया है। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए 2026 के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखना है आपको कि कौन कौन से 4 कारण हैं जो फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति के लिए कारण लिखना है कि कोई तो कारण होगा इस क्रांति का, तो वही कारण आपको लिखना है। देखिए पहला क्या है? उत्तर है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता यानी कि समाज में जो असमानता फैली थी उसके वजह से फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ हुआ था, यानी कि एक कारण उसमें से ये भी है। पहला उत्तर ये है। अब उसके बाद से आपको देखिए यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में इसलिए लिखा गया है कि आप उत्तर कैसे लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पेपर आपको मिलेगा। उत्तर यहाँ लिखिएगा पहला नंबर डाल के, सामाजिक असमानता लिखिएगा, काले पेन से लिखिएगा। उसके बाद से इसके नीचे लिखिएगा इन सबों के बारे में कि सामाजिक असमानता में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, फ्रांस में समाज 3 वर्गों स्टेट्स में बटा था। पहला स्टेट, बार बार बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में बताते आई हूँ, 3 वर्गों में बटा हुआ था फ्रांस का समाज। पहला वर्ग पादरी, दूसरा वर्ग था जमींदार और सामंत, और तीसरा वर्ग थे किसान और मजदूर या व्यापारी। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दें कितने वर्गों में बटा था, यानी कि जो फ्रांस था वो कितने वर्गों में बटा था? समाज उसका 3 वर्गों में बटा था। पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग में था। तो पहले वर्ग में कौन थे? पहले वर्ग में पादरी थे। उस समय पादरी थे, उस समय पादरियों का वो शासन चल रहा था, यानी कि ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, ये समाज को बता रहे थे। ठीक है, और दूसरा कौन थे? जमींदार और सामंत थे। जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी वो लोग, और जो सामंत थे वो थे। और तीसरा वर्ग क्या था? जो सबसे निचला वर्ग था वो किसान और मजदूर और व्यापारी थे। तो सोच के देखिए कि समाज में कितनी असमानताएं फैली हुई हैं। किसान और मजदूर सबसे निचले स्तर पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूर ही असमानता फैली हुई थी और जिससे फ्रांस की क्रांति के कारण बना था। ऐसे आप क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। देखिए 3 चीज़ें आप पढ़ लिए यहाँ पे कि ऐसे ऐसे बना था। अब आपको बनाना कैसे है? देखिए, फ्रांस की क्रांति 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग पादरी था, दूसरा वर्ग जमींदार था, तीसरा वर्ग था किसान और मजदूर था। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। उत्तर क्या है? देखिए, पहले वर्ग और दूसरे वर्ग को विशेष सुविधाएं थी। जो देखिए पहले वर्ग में कौन थे? पादरी थे, और दूसरे वर्ग में थे जो जमींदार थे और सामंत थे। जो जमींदार थे, जमींदार और सामंत जो थे उनको विशेष यानी कि विशेष अधिकार था, जबकि तीसरे वर्ग को अधिकार यानी कि अधिक कर चुकाना पड़ता था। अब बता रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, पहले और दूसरे वर्ग को विशेष सुविधाएं व कर में छूट थी। देखिए, जो पादरी थे और जमींदार थे उन्हें सुविधाएं दी जाती थी। सुविधाएं यानी कि जो किसान और मजदूर हैं उनसे ज़्यादा सुविधा मिलती थी। और तो और ये भी ध्यान से देखिए कि कर में छूट थी, यानी कि जो टैक्स पे करते थे, जो टैक्स है वो टैक्स में छूट भी मिलता था इन लोगों को कि नहीं आपको टैक्स में, मतलब अगर इतना टैक्स लग रहा है, अगर 50% है तो आपको 20% या 10% देना पड़ेगा। ऐसे उस समय था। क्या था?
समाज में असमानता इसी तरह तो फैलती है जब तीनों लोगों को एक समान समानता नहीं दी जाएगी, पहले वर्ग को और दूसरे वर्ग को टैक्स में छूट मिल रही है, सुविधाएं मिल रही हैं, तो आप खुद सोच के देखिए कि तीसरे वर्ग को कितना बुरा लगेगा और तीसरा वर्ग क्या सोचेगा, अधिक कर देना पड़ रहा है, अधिक कर चुकाना पड़ रहा है, तो क्या यह समाज में असमानता नहीं फैली है? तो ये पूरा पूरा असमानता फैला है और फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और हाँ, ध्यान से देखिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए। सभी बच्चे ध्यान से, सभी बच्चे देखिए, पहला चीज मैं समझा दी हूँ आप सभी को। अब चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या कारण था? आर्थिक कारण। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डालिएगा आप सभी, क्वेश्चन नंबर डालिएगा। आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण क्या था? अब आर्थिक कारण देखिए फ्रांस की क्रांति का। उसके बाद से देखिए, लगातार युद्ध और विलासी दरबार खर्चों की वजह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। देखिए, जो लगातार युद्ध हो रहा था ना, वहाँ पे फ्रांस की क्रांति हुई, यानी कि हर जगह फ्रांस की क्रांति हुई, नारे लग रहे थे, लगातार युद्ध हो रहा था। विलासी जीवन, यानी कि जो वहाँ के जमींदार थे, पादरी थे, जो विलासी जीवन जी रहे थे, यानी कि सुविधाओं से घिरे हुए थे, सुविधाओं से घिरे हुए थे, और तो और उनके तीसरे वर्ष से कोई मतलब ही नहीं था। खर्चों की वजह से फ्रांस में जो आर्थिक स्थिति, यानी कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई थी। करों का बोझ आम जनता पर डाला गया था। आम जनता कौन सी? आम जनता थर्ड, यानी कि तीसरे वर्ग को। तीसरा वर्ग कौन था? किसान था, मजदूर था। इन्हें डाला गया था, इनके ऊपर टैक्स पे करने के लिए डाला गया था। बहुत ज़्यादा टैक्स इन लोगों को चुकाना पड़ता था, क्योंकि पहला और दूसरा वर्ग टैक्स नहीं चुकाता था, तो सारा बोझ किस पे आता था? तीसरे वर्ग पे आता था। करों का बोझ आम जनता पर डाला गया, जिससे असंतोष बढ़ा। आप सोचिए, अगर 3 वर्ग है, पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग है, इन दोनों को टैक्स नहीं चुकाना पड़ रहा है, टैक्स नहीं चुकाना पड़ रहा है और इसको चुकाना पड़ रहा है, तो आप सोचिए क्या इनका टैक्स इन्हें नहीं भरना होगा? भरना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे समाज में असंतोष फैला और जिसके वजह से यहाँ के लोगों में असमानता फैली और फ्रांस की क्रांति का एक और कारण बना था ये आर्थिक कारण। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और नोट करते जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। इसके बाद देखिए, प्रबोधन विचारधारा। प्रबोधन विचारधारा का मतलब क्या होता है? देखिए, दार्शनिकों जैसे रूसो, इसकी पुस्तक के बारे में आपको बताया गया है, लॉक के बारे में बताया गया है, मॉन्टेस्क्यू के बारे में भी बताया गया है। अब ध्यान से सुनिए, दार्शनिक जैसे रूसो, लॉक और मॉन्टेस्क्यू के विचारों ने जनता को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना से प्रेरित किया। देखिए, जब क्रांति होती है तो उसमें, ठीक है, उसमें जब जो किया जाता है, यानी कि जो नारा लगाया जा रहा था, नारा क्या लगाया जा रहा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना से प्रेरित किया गया। कौन प्रेरित किया? ये सभी विचारक जो हैं वो जनता के लिए प्रेरित किए और जनता में प्रेरणा उत्पन्न हुआ कि हाँ, हमें भी अपना क्या चाहिए? हमें भी अपना संविधान चाहिए, हमें भी अपनी स्वतंत्रता चाहिए। जो समाज में असमानता फैली हुई है उसे भी हटाइए। क्या करना है? दार्शनिक जैसे रूसो, ध्यान से सुनिएगा, लॉक, मॉन्टेस्क्यू के विचारों ने जनता को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना से प्रेरित किया था। ध्यान से सुनिएगा, जो इन्होंने पुस्तक निकाला था, समाज में फैली असमानता को दिखाया कि कैसे समाज में असमानता फैली है, कैसे तीसरे वर्ग को टैक्स देना पड़ रहा है। इन सभी को पढ़ते हुए, इन सभी के विचारों को देखते हुए समाज के लोगों ने क्या किया? जनता ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं को प्रेरित किया और जो फ्रांस की क्रांति का एक और कारण ये बना था। ध्यान से सुनिएगा, एक और कारण ये भी बना था। अब चौथा कारण देखिए, काले पेन से ही लिखिएगा आप सभी। राजा लुईस 16वें की कमजोर शासन व्यवस्था। लुईस 16वें के बारे में कितने ज़्यादा बार बताया गया है आप सभी को। देखिए, लुईस 16वां अयोग्य और विलासी शासक था। देखिए, लुईस 16वां को ये नहीं, जनता के प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी लुईस 16वें को, जो अयोग्य था और विलासी जीवन जीता था, यानी कि जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटी है, उसके अराउंड घूमता था, यानी कि जो भी सुविधाएं हैं उसी के हिसाब से वो जीता था। शासन, यानी कि वो शासन से कोई मतलब नहीं था, वो जनता से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं कर पाता था, जिससे जनता में आक्रोश फैला और क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखिए, कोई भी राजा होता है तो उसकी पहली जिम्मेदारी होती है, जो राज है यानी कि प्रजा है, वहाँ पे जो जनता है उसके प्रति वो जिम्मेदार होता है। लेकिन
लुईस 16वां अयोग्य शासक था, विलासी शासक था, फैसिलिटी से घिरा हुआ था, यानी कि जो भी सुविधाएं हैं उससे घिरा हुआ था। वो जनता के प्रति किसी भी प्रकार का जिम्मेदारी नहीं था उसके अंदर, यानी कि जनता की जो भी समस्या का समाधान था वो नहीं कर पाता था, जिससे जनता में आक्रोश फैला और क्रांति का एक और मार्ग प्रशस्त हुआ। एक और कारण ये बना था। देखिए 4 चीजें बता दी गई हैं, सभी चीजें ध्यान से सुनिएगा और यही जाके एग्जाम में लिखिएगा। पूरे 4 में 4 नंबर आपको मिलेंगे। अब चलिए